हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 11 में, जहां पे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। हाँ, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि भाई हमने कम से कम एक हिस्सा फ्लूइड स्टैटिक्स का खत्म कर लिया। नहीं तो ससुरा खत्म ही नहीं हो रहा था चैप्टर यार। अब ऐसा लग रहा है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर हम चल चुके हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स को हमने बढ़िया से कवर अप कर लिया है 10 लेक्चर्स में। काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं, लग जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में पहले ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत मतलब आप समझिए ऐसे बहुत आइडियल केस पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, शुरुआत में हमने बॉल को पॉइंट साइज माना था, जी को कांस्टेंट माना था, एयर रेजिस्टेंस को 0 माना था, और फिर धीरे धीरे करके हमने बॉल को धीरे धीरे बड़ा किया, फिर रोटेशन वाला इम्पैक्ट भी आया, फिर धीरे धीरे हमने ग्रेविटी की वजह से भी क्या बोलते हैं बातें की कि ग्रेविटी भी चेंज हो रहा है। फिर आगे चल के हमने मटेरियल की धीरे धीरे चीज़ें मतलब हमने बातें करते रहे। तो वो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो एक सीक्वेंस में पढ़ी। शुरुआत में चीज़ें आसान थी, जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन में शुरू किया था, तो लॉज ऑफ मोशन में हमने पुली की बात की। पुली रोटेट नहीं कर रही थी, हमने पहले माना कि पुली आपकी रेस्ट में है। फिर उसी सवाल को हम आगे बढ़े और हमने बोला कि आपका जो पुली है वो अब रोटेट कर रहा है, तो हमने आगे बातें की। पीछे वाले बातों पे ध्यान मत देना, ठीक है? किसर सीटी बज गई, ये बज गई, मेरी बातों पर कॉन्सेंट्रेट करो। वो तो तुम्हारे घर में भी होता होगा, जंगल में जाके थोड़ी ना वीडियो बना रहे हैं। बस सच्चाई बताएं, जब हम भी किसी सर के वीडियो देखते ना, तो बैकग्राउंड में क्या होता था वो उसको जानने में हमें बड़ी चुल्ल मचती थी, हमें बड़ा मजा आता था भाई। पर्सनल बताएं तो पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता है। चलिए एजम्पशन की बात की जाए तो एजम्पशन कुछ अपने पास है। एजम्पशन ये होता है कि हम इस पूरे में बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की। किसकी बात करते हैं? आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। अब अगर फ्लूइड डायनामिक्स में कुछ चीज़ें और आपको समझाएं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है क्या नहीं होता है, एजम्पशंस इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर एजम्पशन में बात करें तो जो पहला अपना एजम्पशन होता है वो होता है कि अपना जो फ्लूइड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा। कैसा होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि अपना फ्लूइड जो है वो दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। अब देखो रियल लाइफ में क्या होता है कि अपने पास जैसे वाटर हो गया, तो वाटर भी क्या होता है? कंप्रेस होता है। आपको मैंने बीच में एक एग्जांपल दिया था या नहीं दिया तो फिर से सुन लो कि अगर आप पिचकारी या किसी भी सिरिंज में पानी भर दो और उसको दबाओ, तो आप देखोगे आपका जो पिस्टन रहता है वो आगे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाता है, यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। यही तो हो रहा है। अगर आप पानी भर दो पूरा फुल करके और आप आगे से नोजल को बंद करके आप उसे दबाओ तो दब जाता है, यानी आपने क्या किया? पानी के वॉल्यूम को कम कर दिया, थोड़ा सा कम किया पर किया तो सही। तो हम मानेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में इसका मतलब क्या है कि आपका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। अंग्रेजी की तो वैसे हम बैंड बजा दिए वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस बोल के। वॉल्यूम डज नॉट चेंज, याद आ गया था ना। दूसरा अपने पास क्या है? दूसरा अपने पास है, हम मान के चलेंगे अपना जो फ्लूइड है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले। देखो इसकी वजह से ही मान के चलते हैं, है ना। इनकम्प्रेसिबल से एक वर्ड और आता है, इसे ऐसे बोल दो। इनकम्प्रेसिबल से एक चीज़ और आती है कि अपने जो फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लूइड हम लोग मान के चलेंगे। अब इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले से। जैसे आप समझिए कि अगर एक कंटेनर में हमने कोई फ्लूइड भर के रखा है, तो इस फ्लूइड की अगर बात करें तो आपके दिमाग में पहले तो डाल रहे हैं, पहले बताए नहीं थे अब बता रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर इतना ढेर सारा पानी है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना वैसे ऊपर पानी का अमाउंट बढ़ता रहेगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होता रहेगा। और आपने पढ़ा है कि भैया फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। यानी नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो नीचे वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दबेंगी भी, यानी डेंसिटी विल मतलब चेंज होती रहती है। ऑब्वियस बात है डेंसिटी चेंज होती है, पर हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे पूरा जो अपना लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है, ऊपर भी रो है और नीचे भी रो है, मतलब पूरा यूनिफॉर्म डेंसिटी लिक्विड है। ठीक है, ठीक की डेंसिटी हम मान के चलेंगे रिमेन सेम है। अब फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने आपको बताया कि फ्लूइड को अब हम चलता हुआ मानेंगे। फ्लूइड को क्या करेंगे? चलता हुआ मानेंगे। और इसमें जो चलता हुआ मानेंगे वो हम सिर्फ चलता हुआ मानेंगे, घूमता हुआ नहीं। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे इररोटेशनल फ्लूइड की। किसकी बात करेंगे? इररोटेशनल फ्लूइड की। यानी हम फ्लूइड के घूमने वाले
जो भी सेंस है हम उनको नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ आई बात। इरोटेशनल फ्लूइड मानेंगे यानी अपना जो फ्लूइड है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा। नहीं समझ आया? समझाता हूँ। जैसे आपने रियल लाइफ में देखा होगा, अगर पानी बह रहा है नदी में कहीं पे भी, अगर आप बॉल को डालते हो तो बॉल आगे भी बढ़ती है और कभी कभार गोल गोल घूम जाती है, पर हम उस घूमने वाले मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ चलने वाले मोशन को कंसीडर करेंगे। और यहीं पे वो बात हो रही है कि हम इरोटेशनल फ्लूइड मानेंगे कि अपना फ्लूइड जो है वो घूमता नहीं है, यानी भंवर धाराएं यानी एडी करंट वगैरह जो भी आप फैंसी वर्ड यूज कर लो वो सब नहीं बनाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात। अगला जो अपने पास है वो हम मान के चलेंगे अपना जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है। कैसा है? नॉन विस्कस। भाई विस्कस की स्पेलिंग BISCOUS सही है। देखो भैया विस्कस की स्पेलिंग गलत हुई तो बोलना उलना मत। अगला एजम्पशन है, हम मान के चलेंगे कि अपना जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है। सर विस्कस क्या है? विस्कस आप बेसिकली समझ के रखो, ये फ्रिक्शन है लेयर्स के बीच में। अब आपको शुरुआत में बताए थे कि वाटर को आप लेयर के फॉर्म में मान सकते हो। अब ऐसा समझ लो, जब नदी का पानी बहता है तो ऊपर वाले जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स के फॉर्म में बहता है। नदी में पानी कहीं पे भी पानी बह रहा है तो वो लेयर्स के फॉर्म में बह रहा होता है। अब आप एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, नहीं की होगी तो मैं बता रहा हूं। आप देखो पानी के सबसे ऊपर वाले लेयर की रफ्तार ज्यादा होती है और जैसे जैसे आप धीरे नीचे जाते रहोगे तो नीचे रफ्तार कम होती रहती है। आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि नहीं की है? अब जाके ऑब्जर्व करना बताने के बाद, अगर नहीं की है तो, कि भाई अगर ये आपके पास नदी में कहीं पानी बह रहा है तो ऊपर वाली की रफ्तार ज़्यादा होती है, नीचे वाली की रफ्तार ऐसे धीरे 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 कम होती रहती है, और जो एकदम से ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा कम होती है, वो मॉलिक्यूल चलता नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक लेयर चल रही है, यहाँ पे दूसरी लेयर चल रही है, यहाँ पे तीसरी लेयर चल रही है, यानी यहाँ पे इन लेयर्स के बीच में ये अपर लेयर है आपकी और नीचे में आपकी लोअर लेयर भी होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी अपर लेयर और लोअर लेयर्स के बीच में, अब लोअर कोई भी मान सकते हो, उनके बीच में रिलेटिव मोशन तो है ही। अब कहीं भी रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन तो आएगा ही, है ना। यहाँ पे क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स है कि नहीं है, पहले आप इस बात को कंफर्म करें। क्या लेयर्स के बीच में क्या रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं है? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स क्या है कि नहीं है? है। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी है लेयर्स के बीच में तो हम ये मान के चलेंगे, सर मान के, अरे एजम्पशन है रे पगले, एजम्पशन है, हम ये मान के चलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इन लेयर्स के बीच में नहीं है। हम क्या मान के चलेंगे? नॉन विस्कस मतलब क्या होता है मैं आपको वो समझा रहा हूं, नॉन विस्कस समझा रहा हूं, यानी क्या रहेगा? देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, विस्कस मतलब यही होता है, विस्कोसिटी, है ना। जब आप कभी भी पानी को ऐसे फेंकते हो या आप शहद को फेंकते हो तो शहद और शहद के अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो लोअर लेयर अपर लेयर को बहने नहीं देता है। पानी का विस्कोसिटी कम होता है, शहद का विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सब बातें आपकी होती हैं। नॉन विस्कस फ्लूइड होता है। क्लियर है बात? अब इसे नोट करें, अब इसे नोट करें। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लोज के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फ्लोज के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ फ्लोज, है ना। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फ्लोज के बारे में। पहले तो एक नॉर्मल सवाल ही पूछ लेते हैं। कभी आपने नल से पानी बहते हुए देखा है? कभी आपने नल से पानी बहते हुए देखा है? नल से पानी, नल बनाओ पहले ना। कभी आपने ये भाई साहब टोटी है मान लीजिए, है ना, ये आपके पास कोई टोटी है, अब आगे नहीं बनाएंगे। टोटी से पानी आपने कभी बहते हुए देखा है? टोटी से पानी बताइए कैसे बहता है? ऐसे, पहला ऑप्शन। टोटी से पानी, अब बताइएगा, ऐसे बहता है, या आप बताइएगा जो टोटी है उससे पानी ऐसे बहता है?
बताइए भाई कि टोटी से, ये टोटी ही है, मतलब टोटी का थोड़ा सा हिस्सा बनाया भाई, टोटी से पानी कैसे बहता है? ऐसे बहता है, ऐसे बहता है कि ऐसे बहता है? कमेंट करिएगा। अगर आपके हिसाब से ए सही है तो ए कमेंट करिएगा, बी सही है बी, और सी सही है तो सी। देखिए जरा, जितने लोग वीडियो देखते हो आपने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि नहीं की है? बताइएगा ए बी या सी, कि कभी आप टोटी से पानी निकलते हुए देखना तो होता क्या है। ए चीटिंग मत करना, मैं बताऊंगा ही नहीं इस वीडियो में कि टोटी से पानी कैसे बहता है। तो ए बी या सी, ठीक है, 3 ऑप्शन है, आपको बताना है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोज की। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लोज में अपने पास देखो, मतलब आप बुक्स उठा के देखोगे तो उसमें भाई कई रंग बिरंगे नाम होंगे, आपका मन करे आप पढ़ लेना, है ना। हम आपको बस बताएंगे अपने सिलेबस में क्या है। अपने सिलेबस में 2 है, एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, अपने सिलेबस में है स्ट्रीम लाइन फ्लो, और एक अपने पास होता है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। बस हमें इन 2 की बात करनी है, टर्बुलेंट फ्लो। बाकी लेमिनार फ्लो ये सब जो आप बुक्स में पढ़ोगे वो अपने सिलेबस का मतलब नहीं पार्ट है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, है ना, हमें इनकी बात करनी है ना। आपने 2-3 नाम और अच्छे अच्छे रंग बिरंगे सुने होंगे, तो वो अपने सिलेबस में है, वो आगे आने वाले हैं, है ना, वो आगे आने वाले हैं। अभी पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी हमने फ्लूइड डायनामिक्स सिर्फ शुरू किया है, तो आप इसको समझ के चलिएगा कि अभी पूरी तरीके से हम खत्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप कहीं ना कहीं बुक्स में स्टेडी फ्लो भी नाम से जानते होंगे, स्टेडी फ्लो बोल दो या तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल दो, है ना। ये ही अपने सिलेबस में है। हम कहीं पे भी अगर हमें फ्लूइड बहता हुआ दिखेगा तो हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो ही मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो ही मानेंगे। होता क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल से पहले बताता हूँ, है ना, आप इससे रिलेट कर पाओगे। हमारे गुरुजी ने हमको बताया, हमें बड़ा मजा आया, हम भी आपको बताएंगे, आपको भी मजा आएगा, है ना, आपको भी मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। आप सुनिएगा पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट भैया नाम ही है ट्रबुल, है ना, लेकिन समझाते हैं। देखो स्टेडी या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। आप अगर स्कूल में प्रेयर में पहुंचते हो कि प्रेयर के बाद पहुंचते हो, मार खाए हो? चलो बकवास की बात नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जब आप स्कूल में प्रेयर के टाइम पे कभी गलती से आप पहले पहुंच गए तो आपको प्रेयर करने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है। अभी ठंडी आई है तो ठंडी में ग्राउंड में ही करवाते हैं, तो ग्राउंड में सबको असेंबली लगवाते हैं। तो क्या होता है, क्लास को लाइन से निकाला जाता है। तो आप लाइन तोड़ के नहीं जा सकते, आप क्या करते हो कि आपके सामने वाला जो बच्चा है जो रास्ते को फॉलो करेगा, आप भी उसी रास्ते को फॉलो करते हो। समझ आई बात? जब आप असेंबली में जाते हो तो आपके सामने वाला बच्चा जिस पाथ को फॉलो कर रहा होता है, मैं कैमरे के बाहर चला गया हूँ, जिस पाथ को फॉलो कर रहा होता है, हम उसे ही क्या बोलते हैं, हम उसे ही बोलते हैं स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या है, आप इस बात को समझिएगा कि अगर प्रीवियस पार्टिकल या प्रीसीडिंग पार्टिकल अपने आगे आने वाले पार्टिकल, मतलब अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करे, ये नहीं बोल रहा हूं कि लाइन में चल रहा हो, नहीं भाई। अब आप सीढ़ी आ गई, देखो सीधे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, सीढ़ी आ गई, आप मुड़ गए। अब वहां पे तो भाई मुड़ा, जहां पे मुड़ रहे हो वहां पे लाइन थोड़ी ना है। तो आपके अंदर दिमाग में पहली बात तो एक एजम्पशन ये होती है कि सर स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं, वो कर्व भी हो सकता है। आप पहले अपने दिमाग से वो निकाल दो। भाई सीढ़ी ऐसे तुम्हारे स्कूल में हो तो आप सारे बच्चे ऐसे लाइन से उतरोगे, अरे ये वाली सीढ़ी नहीं होती, ये अरे हेलिकल पाथ वाली, है ना, तो वो वाली सीढ़ी हो। तो उस सब में क्या करोगे, अब कोई एक देखो सामने वाला ऐसे उतर रहा है, तुम भी ऐसे उतरोगे, तुम्हारे सब वाले ऐसे उतरेंगे। तो स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि जब बच्चे प्रेयर जाते हैं तो पीछे वाले पार्टिकल का आप क्या करते हो, पाथ ट्रेस करते हो। टर्बुलेंट में क्या होता है, भाई इसका कोई पाथ ही नहीं है, टर्बुलेंट का कोई पाथ ही नहीं है ना। जैसे आप मान लो छुट्टी हो गई, है ना, तो जब स्कूल का वो खत्म होता है ना भीड़, उसके बाद जो बच्चे भागते हैं वो टर्बुलेंट है। जब तक स्कूल के एरिया में रहते हो तब तक आप किस में हो, आप स्टेडी में हो कि आप एक लाइन में चल रहे थे। पर जैसे टीचर खत्म, अब टीचर नहीं देख रहा, सामने बस है, आप जो बस के लिए भागते हो ना, जितने बच्चे बस के लिए भागते हैं वो आपका टर्बुलेंट है, कि उनका कोई पाथ ही फिक्स नहीं होता है। अगर नहीं समझा तो आप समझो, जब आप स्कूल से ग्राउंड में पीटी पीरियड के लिए निकलते थे, है ना, ग्राउंड के लिए,
तो आप कोई भी लाइन नहीं फॉलो करते थे, बस गेट के बाहर निकले। भाई मैं तो अपना स्कूल का बताऊंगा ना, हम लोग गेट के बाहर निकलते थे और गेट के बाहर भाई एक रोड थी, मतलब वो स्कूल वाली रोड होती है, उसके बाद हम कोई भी लाइन नहीं फॉलो करते थे। हमारे पीटी टीचर लाइन में, सर लाइन में नहीं चल रहे हैं, वो भी खुश, हम भी खुश, कौन इतना दिमाग लगाए, भागते थे पहले पहुंचने के लिए। तो वो टर्बुलेंट होता था। यहाँ पे कोई भी मतलब हमें कुछ नहीं पता है कैसा कौन सा पाथ होगा, तो इसलिए सिलेबस में नहीं है। जब भाई हमें पता ही नहीं है कि कौन से पाथ को फॉलो करेगा तो कैसे पढ़ पाओगे भाई, इसको पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, अब इसको ऐसे याद करने के लिए लिख लीजिएगा, स्टूडेंट्स गोइंग फ्रॉम प्रेयर। पेपर में मत लिख के आइएगा, गोइंग फॉर प्रेयर रहता है ना, स्टूडेंट्स गोइंग फॉर प्रेयर, है ना। और इसमें याद करने के लिए आप लिखिएगा स्टूडेंट्स गोइंग होम या गोइंग टू द ग्राउंड, गोइंग टू द ग्राउंड। अगर बच्चे ग्राउंड में जा रहे हैं तो की बात हो रही है, और अगर बच्चे प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो की बात है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है जो आपको याद करके रखनी है। डेफिनेशन ये है, when a particle tracks, when a, या ऐसे लिखो where a particle tracks, जहां पे होगा where a particle tracks the path of a succeeding particle, अंग्रेजी, where a particle tracks the path of preceding particle, पीछे वाले पार्टिकल, अरे समझ लेना यार, where a particle tracks the path। अब मुझे अपनी ही डेफिनेशन थोड़ी गलत लग रही है, ठीक है। प्रीसीडिंग मतलब होता है पीछे वाला ना, तो सक्सीडिंग रहना चाहिए था। अरे समझ गया ना, where a particle tracks the path of a preceding particle, इतना समझ जा बहुत है, पेपर में लिख के चले आना, है ना। अब इसमें क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, यहीं पे थोड़ा बेस बना देते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई एक ट्यूब है, मतलब ऐसे समझते हैं, आपके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके आगे का बेस भी सेट करे। ऐसे है ना, ऐसे है, अब इसमें क्या है, मान लो पानी यहाँ से घुस रहा है, तो पानी का जो पार्टिकल है, पानी का जो पार्टिकल है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इनका अपना एक पाथ है, इनका अपना एक पाथ है, वो ऐसे फॉलो कर रहे हैं। यानी ये जो पार्टिकल है, ध्यान से समझना, ये इसके पाथ को फॉलो कर रहा होगा, ये वाला इसके पाथ को फॉलो कर रहा होगा, ये वाला इसके पाथ को फॉलो कर रहा होगा, ये सेम चीज़ है। मतलब इनका पाथ फिक्स है, इनका भी अपना पाथ फिक्स है, इसका भी पाथ फिक्स है, इनका भी पाथ फिक्स है, इनका भी पाथ फिक्स है, ये इसके पाथ में कभी नहीं जाएगा। और ऐसे वाले को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर बेटा चले गए तो बाहर पड़ जाएगी, बस वही बात है। कभी प्रेयर में गए हो, इस लाइन से कूद के उस लाइन में चले जाओ, नहीं गए हो ना, तो वैसे ये भी नहीं जाता है, नो क्रॉस क्वेश्चंस, है ना। अच्छा इसमें एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमने सबको एक स्ट्रीम लाइन में दिखाया है ना, हमने यहाँ पे सबको एक स्ट्रीम लाइन में दिखाया है। अब एक नॉर्मल सी बात है जो आपके पते की होती है, आप मुझे बताओ, मैं बात करूँ, यहाँ पे जो पानी निकल रहा होगा इसकी वेलोसिटी v1 है, जहाँ से जो पानी एंटर कर रहा है इसकी वेलोसिटी v2 है। बिना पढ़ाए आप मुझे बताओ v1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कि v2 की वैल्यू ज़्यादा होगी? बिना पढ़ाए मुझे बताना, पढ़ा तो देंगे आगे, पहले मुझे बताओ बिना पढ़ाए कि v1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कि v2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, बताएं। तो ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट, यहाँ पे आप बोलोगे सर v1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन v2 की वैल्यू। क्यों का जवाब हम तो अभी आपको दे देंगे, बेसिक फिजिक्स जो आपको पता है वो आप बताएं हमको। यहाँ पे भैया व्हेन देयर इज नो फिक्स पाथ फॉर फ्लूइड पार्टिकल्स, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर, व्हेन लिखेंगे ना, व्हेन, अभी व्हेन बोला था, व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड पाथ, व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड पाथ फॉर फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड path of fluid particles, when there is no fixed path of fluid particles for motion, कि फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पाथ फिक्स ना हो, है ना, कोई भी फिक्स पाथ ना हो, है ना। आप उसे क्या बोलते हो,
आप उसे बोलते हो टर्बुलेंट फ्लो। अब वो कैसा भी हो सकता है, जब हो ही नहीं सकता तो कैसे बताएं। अगर आप रियल लाइफ में कभी देखे हुए होगे तो आपको पता भी होगा कि पानी कहीं पे गोल घूमता रहता है, भंवर बना लेता है। ऐसे अगर मान लो ये है तो पानी कभी कभार ऐसे घूमता भी रहता है ना, ऐसे, तो यहाँ वाले को आप टर्बुलेंट फ्लो बोल देते हो। यहाँ पे तो थोड़ी देर के लिए आपका स्ट्रीमलाइन होता है, पर यहाँ वाला टर्बुलेंट हो जाता है, दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, नोट कर लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस वाले पोर्शन को, क्योंकि हमें इसको आगे चल के यूज़ करना है। यहीं पे आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पता चलेगा, बेस बनाएंगे हम उसका। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे स्ट्रीमलाइन पास पास होंगी वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे स्ट्रीमलाइन दूर दूर होंगी वहाँ पे आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है, इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस के बराबर होगी। अब जगह ही नहीं बची यार, या तो यहीं पे लिखूं, है ना, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन। देखो सेम जो चीज़ है, जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये चीज़ आपने पढ़ लिया होगा क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड में, सेम अभी जो आपको आगे आने वाला है वो भी, और यही सेम चीज़ आप आगे चल के पढ़ोगे क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के नाम से। ठीक है, समझ आई बात। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखते हैं, इसी क्या है, इसी का पार्ट है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही पार्ट है। नो टू स्ट्रीमलाइंस, है ना, या ऐसे समझ लो, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, है ना। जो अपने पास दो स्ट्रीमलाइन है वो कहीं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपने यही सेम चीज पढ़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन बीइंग आपके पास बहुत बढ़िया सा था कि भाई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, और वो पॉसिबल ही नहीं है। आप नॉर्मली ऐसे समझो, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, एक मिनट, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है, बड़ा अजीब लग रहा था, जैसे आपने कभी भी पानी के ऊपर बॉल रखी है, अगर मान लो पानी ऐसे बह रहा हो तो पानी के ऊपर आपने कभी बॉल रखी है ऐसे, ये ऐसे पैरेलल, तो जब आप पानी के ऊपर बॉल रखते हो तो बॉल भी तो ऐसे मूव करती है, बताओ। अब मान लो यहीं पे आपने टोटी खोल दी, यहीं पे आपने टोटी खोल दी, है ना। अब यहाँ पे स्ट्रीमलाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे ऐसे जा रही है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है, कभी आपने रियल लाइफ में देखा है? भाई बॉल जाएगी तो यहाँ पे अगर बॉल पहुंचेगी तो बॉल के पास दो वेलोसिटी होगी, बॉल इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, क्या पॉसिबल है? नहीं। बॉल सिर्फ एक रास्ते को ट्रेस करेगी, है ना, बॉल सिर्फ एक रास्ते को ट्रेस करेगी, जो कि ऐसा कुछ होगा, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो सकता है। समझ आई बात? समझ आई बात? आप एक काम करो, नोट कर लो इतना, मैं आपको ये समझाने वाला जो पोर्शन है वो लेके आता हूँ। समझा तो दिया, लिखने वाला जो पोर्शन है मैं वो आता हूँ लिख के, आप इसे नोट कर लें। चलिए हम बात करते हैं उस वाले पॉइंट के बारे में कि दो स्ट्रीमलाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं। तो इसमें लिखिएगा पहले, फॉर अ पार्टिकल मूविंग along streamline, for a particle moving along streamline, velocity is given by tangent drawn at that point, tangent drawn at that point। इसका मतलब क्या है समझिएगा। बोला जा रहा है कि अगर आपके पास ये कर्व होता तो भाई बॉल ऐसे जा रही होती, भाई बॉल ऐसे जाएगी। तो अगर आप पूछो इस पॉइंट पे बॉल किधर जाएगी, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, बोलोगे बॉल इस पॉइंट पे इधर जाएगी। अगर बॉल यहाँ रखोगे तो किधर जाएगी, बोलोगे बॉल इधर जाएगी। यहाँ रखोगे तो बॉल किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो यही बोला गया कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है
तो उसकी जो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे अगर आप लिखना चाहो तो क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसी की तरफ होगा। यानी यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी। अब मानते हैं, है ना, इफ टू streamlines intersects each other, if two streamlines intersect each other, then at the point of intersection, पहले इतनी अंग्रेजी एक बार आप देख के हजम कर लो, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है, आप गलत सलत लिख के आते हो, पता नहीं क्या लिख के आते हो। अगर आपको वही कॉपी ना चेक करवा दी जाए 10th वाली, आप खुद हंसोगे अपने ऊपर। समझिएगा, ये नोट हो गया था ना, ये मिटाता हूँ। बोला क्या जा रहा है कि अगर दो स्ट्रीम लाइन मान लो इंटरसेक्ट कर गई, तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बॉल के पास एक वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दोगे, है ना, एक ऐसे ड्रॉ करोगे और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, अगर मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है तो। अब यहाँ पे बॉल के पास देखो आप क्या कर लिए कि ये दो टेंजेंट जब आपने ड्रॉ जब आपने दो टेंजेंट को ड्रॉ किया, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि बॉल के पास इस पॉइंट पे दो वेलोसिटीज होंगी, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या बोला गया, इफ टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। भैया देखो, जब वहां पे इंटरसेक्ट किया ना, वहां पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये क्या बता रहा है, दैट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, दैट मीन्स there will be two velocity, which is not possible, velocity of particle which is not possible, कि भैया जहां पे स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा होगा, अगर दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो कांड हो जाएगा। समझे बात? अगर ऐसा हो रहा है कि आपने यहां पे रखा, बॉल एक बार इधर जा रही फिर इधर जा रही, कट लेना वहां से भूत। ठीक है, तो अब इसे नोट कर ले, नोट करिए इसको, फिर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, है ना। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली एक लॉजिक है, से आप समझ सकते हो, है ना। वो उसका कोई बहुत भयंकर वाला प्रूफ तो नहीं है, पर एक लॉजिकल प्रूफ है। आपने इसको बहुत बार किया होगा, है ना। जैसे आपको पता हो, मैं आपसे बिना पढ़ाए आपसे पूछूं, बताओ लिक्विड अगर इस पाइप से फ्लो कर रहा है तो कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी? बताइए। आप में से सब बोलोगे सर यहाँ से, इस छोटे वाले क्रॉस सेक्शन से वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सब एग्री कर रहे होगे इस बात से, है ना। क्यों? रीजन बीइंग दैट कि भाई हमने क्या माना है कि लिक्विड अपना कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या होती है, अगर आपने एक पाइप से यहाँ से 1 सेकंड में 1 लीटर पानी डाला है, तो पानी कोई 1 सेकंड में यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। कब? जब इस लिक्विड में पूरा पानी भरा हुआ होगा, तब। समझ आ रही बात? उसके पहले भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो करती है कि सर शुरुआत में पानी डालते हैं तो यहाँ से तो पानी नहीं निकलता, तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो फेल कर गया। भैया यहाँ पे तो इतने पे ना लगाओ, यहाँ के बाद जो एरिया क्रॉस करेगा वहां पे तो लगा सकते होगे। तो आप इस बात को समझिए कि अगर मानते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, पाइप में पानी बह रहा है, तो 1 सेकंड में अगर यहाँ से 1 लीटर पानी घुसा, तो यहाँ से भी 1 सेकंड में 1 लीटर पानी निकलना पड़ेगा। वो है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज्यादा जगह है तो 1 सेकंड में आराम से धीरे धीरे घुसेंगे, और यहाँ पे निकलना ज्यादा है तो उनको तेजी से निकलना पड़ेगा। आपने मूवीज में देखा होगा, है ना, कॉमेडी मूवीज में भी देखा होगा कि एक भाई कार है, होता नहीं है कि कार में आपके पास बीच वाली सीट पे 5 या 6 लोगों की बैठने की जगह है, वो जबरदस्ती 10-15 लोग ठूस रहे हैं। अब क्या होता है, 7-8 लोग तो भर दिए। अब जब 8वां घुसता है तो अब
हाँ ठीक है, तो जगह थी। जैसे 8वां घुसेगा तो उस उधर गेट खुला रहता है तो एक गिर जाता है, फिर इधर से घुसेंगे तो फिर एक गिर जाएगा, फिर एक घुसेंगे फिर एक गिर जाएगा। तो वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड है। भैया देखो जगह उतनी ही है भाई, जितना दबना था हमने दब लिए, अब हम नहीं होल्ड कर पाएंगे। सेम चीज यहाँ पे अप्लाइड है। हम बेसिकली मान रहे हैं कि अपना फ्लूइड जो है वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, दब नहीं रहा है, तो 1 सेकंड में आप जितना फ्लूइड यहाँ से डालोगे उतना दूसरे एंड से आपको मिलेगा भी, नहीं तो ये स्टोर कर लेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड, हम लोग लिखेंगे फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड, क्या लिखेंगे, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड। यहां पे हम कौन सा वाला फ्लो मान रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो, है ना, थ्रू अ पाइप, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू अ पाइप, भाई एक पाइप से फ्लो कर रहा है, थ्रू अ पाइप, इनलेट रेट ऑफ फ्लो, इनलेट ध्यान से सुनिएगा इन वर्ड को, इनलेट रेट ऑफ फ्लो, इनलेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इनलेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड is always equal to, is always equal to outlet rate of flow of liquid, outlet rate of flow of liquid। आप इस बात को समझिएगा जो यहाँ पे लिखा गया है, अगर फॉर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड है तो कि भाई 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम यहाँ से, अब यहाँ पे एक वर्ड आया रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो बेसिकली क्या होता है वो भी आप देख लो। रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो होता है वॉल्यूम फ्लोड, है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन में टाइम, या वॉल्यूम फ्लो जो भी लिख सकते हो। क्या होता है ये बेसिकली आपका होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन में टाइम। अब अगर इसका आपको पता मतलब समझाएं कि भैया इतना कितना वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो हुआ, आप उससे क्या बोलते हो, रेट ऑफ फ्लो बोलते हो। अब अगर इसकी बात करें तो ये dv अपॉन dt होता है, जहाँ पे आपका v जो होता है वो वॉल्यूम होता है, और अगर इसकी यूनिट की बात करें, है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन टाइम होता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो लीटर पर सेकेंड होता है, या वॉल्यूम का एक यूनिट और होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये 2 यूनिट्स अपने पास होते हैं। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमसे क्या बोलता है, हमसे बोलता है रेट ऑफ फ्लो, क्या बोलता है, रेट ऑफ फ्लो इनलेट, वो जो है वो बराबर होगा रेट ऑफ फ्लो आउटलेट के, रेट ऑफ फ्लो आउटलेट के। ये आउटलेट लिखा है, क्या लिखा है, आउटलेट, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो बोल दे रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ आउटलेट होता है। क्या आपको बात समझ आई? बस यही अपना एक लॉजिक है, और इसी की बेस पे अभी हम फॉर्मूला भी ड्राइव करने वाले हैं। तो भाई देख लो, हमारे टाइम पे स्कूल में पूछा गया था, शायद आपके भी टाइम पे पूछ ले, है ना, हम भी बच्चों से पूछते हैं, ऐसा नहीं है। तो नोट करें, फिर हम इसका डेरिवेशन भी पार्ट करते हैं। डेरिवेशन वाले पार्ट में क्या होता है फिर हम बात करते हैं, तो नोट कर लें इसको पहले आप, नोट हो गया। चलिए हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन वाले पॉइंट की, मतलब ये भी डेरिवेशन ही था, पर एक बेसिकली हमको फॉर्मूला मिलता है, हम उसकी बात करते हैं, है ना। अब इसमें कुछ हम लोग मानेंगे, जैसे यहाँ पे एरिया वगैरह मानेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ से अपना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे यहाँ से अपना लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, यहाँ से भाई निकालना पड़ेगा, ऐसे एक लिक्विड यहाँ से फ्लो किया, एक यहाँ से फ्लो कराते हैं, ऐसे आप भी बनाइएगा। और 2 स्ट्रीम लाइंस को हो सके तो उनको कैंसिल आउट मत करिएगा एक दूसरे से, एक यहाँ से भी ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे बीच में से बना देते हैं। अब अच्छा शायद दिख रहा होगा, हाँ। अब हम मानते हैं कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया हम मान लेते हैं A1 है, इस छोटे वाले का हम मानते हैं एरिया जो है वो A2 है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल निकल रहा होगा पानी का, उनकी रफ्तार मान लेते हैं V2 है, और यहाँ से जो एंटर कर रहे होंगे हम इनकी रफ्तार मान लेते हैं V1 है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? क्या आपको इतनी बात समझ आई? अब एक चीज़ मैं कहूँगा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना, आप सबको शायद पता हो, फिर भी मैं उसे पूछना चाहूँगा, क्या आप इस मतलब का इसका मतलब समझते हैं 3 मीटर पर सेकेंड? 3 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब होता है? 3 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि पार्टिकल 1 सेकेंड में आपका 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा।
क्या यही मतलब होता है कि पार्टिकल आपका 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? क्लियर है बात? अब यही सेम चीज यहां पे अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई यहां पे रफ्तार कितनी, v1 मीटर पर सेकंड, तो हम बोलेंगे पार्टिकल 1 सेकंड में v1 आगे शिफ्ट हो जाएगा। यानी मान लेते हैं जो पार्टिकल यहां से इंटर कर रहा होगा, जितने पार्टिकल 1 सेकंड बाद जो यहां पे थे वो पार्टिकल यहां पहुंच गए। क्या बात समझ आ रही है? यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1। सेम लॉजिक यहां पे होगा कि भाई यहां पे अगर जो v2 वाले मॉलिक्यूल होंगे, मतलब यहां से यहां तक का वॉल्यूम हमने जानबूझ के सेम लिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी 1 सेकंड में कितनी होगी, वो v2 होगी। क्या आपको ये बात समझ आई कि भाई यहां देखो 1 सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां तक कितना चला जाएगा, v1, और यहां से 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ जाएगा, v2। क्लियर? ठीक है, बात समझ आई? अगर हम बात करें वॉल्यूम कितना होगा, यहां से यहां तक का वॉल्यूम कितना होगा, आप बताएंगे? या लिख सकते हैं इन 1 सेकेंड। क्या ही लिखना है यार, समझ तो गए ही होगे कि भाई 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, v1, यहां से 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, v2। अब मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम कितना हो जाएगा, होल्ड करिए, ठीक है, कि पार्टिकल 1 सेकंड में यहां से यहां तक कितना चला जाएगा, v1। अब आप इस बात को समझो, मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितने पानी के मॉलिक्यूल यहां पे इंटर कर चुके होंगे, तो भाई जितना इतना वॉल्यूम होगा उतने इंटर कर चुके होंगे इस वाले वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम कितना इंटर कर चुका होगा, वॉल्यूम इनलेट इन 1 सेकंड क्या होगा, बताइएगा? तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू बेस, तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू बेस, यानी हाइट होता था, सॉरी बेस एरिया इंटू हाइट, वही तो था ना, तो बेस एरिया ये है, हाइट ये हो जाएगा। तो इनलेट का कितना हो जाएगा, a1 v1, कि 1 सेकंड में इंटर कर रहा है, और इतना ही वॉल्यूम आउटलेट कितना होगा, इन 1 सेकंड, वो बताइए कितना होगा, वो भी एरिया इंटू हाइट होगा, और ये एरिया कितना है, a2 है, और ये कितना लेंथ है, v2 है, कितना है, v2 है। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई? अब इक्वेशन ऑफ ये क्या है, वॉल्यूम इनलेट इन 1 सेकंड, ये क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड ही तो है यार, ये बोलो, वॉल्यूम इनलेट इन 1 सेकंड क्या है, बोलो, रेट ऑफ फ्लो है। और वॉल्यूम आउटलेट इन 1 सेकंड क्या है, वो भी तो रेट ऑफ फ्लो है। ये रेट ऑफ इनलेट है, ये रेट ऑफ फ्लो आउटलेट है। तो आप क्या लिखोगे, ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो इनलेट, और ये क्या है, ये आपका है रेट ऑफ फ्लो आउटलेट, क्या है, आउटलेट है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, भैया हम नीचे लिख रहे हैं, आप मतलब ऊपर लिख रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, पहले बताइएगा, 2 बार तो वैसे लिख चुके हैं, बता चुके हैं इतनी बार। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनलेट बराबर होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ आउटलेट के, यानी आप बोल सकते हो a1 v1 बराबर a2 v2, ठीक है। पर याद रखिएगा ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, नॉन विस्कस फ्लूइड हो, इरोटेशनल फ्लूइड हो, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। क्लियर बात? अब यहां से एक चीज समझो कि ये जो a1 v1 है, इसका जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट आता है, a इंटू बी कॉन्स्टेंट आता है। a इंटू बी कॉन्स्टेंट करके सर कितना आता है, 10 आता है, 15 आता है, भाई कॉन्स्टेंट आता है, यानी यहां से a1 v1 जो होगा यहाँ के a2 v2 के बराबर होगा। समझ आई बात? अब वो कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो a इंटू वी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आप रेट ऑफ फ्लो का एक फॉर्मूला आप ये भी याद कर लेना, जो भी था a इंटू वी होता है। रेट ऑफ फ्लो जो होता है आप उसे a इंटू बी भी बोलते हो। रेट ऑफ फ्लो एक फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ाया गया था, वॉल्यूम अपॉन में टाइम। इसके ऊपर सवाल भी मिलते हैं अच्छे वाले, आपको मिलेंगे भी, और ये बराबर होता है a इंटू वी के। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके रेट ऑफ फ्लो होते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू वॉल्यूम इनटू टाइम, और यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और यहाँ से एक चीज़ आप और एनालाइज करते हो जो आपने पढ़ी थी, वो ये एरिया
या ऐसे समझो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होता है। कहने का क्या मतलब है कि भाई जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे पार्टिकल की यानी फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि भैया अगर एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, और अगर एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। क्लियर बात? ठीक है, तो अब इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। चलिए हम इसे के एक स्टेप आगे बात करते हैं। नोट में डाल के इसे लिख लीजिएगा, है ना, नोट में डाल के आप उसको लिखिएगा कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसे ट्यूब है ना, और ये ट्यूब आगे चल के 2 ट्यूब्स में बढ़ चुकी है। ये ट्यूब आगे चल के 2 ट्यूब्स में बढ़ चुकी है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम A1 V1 है, यानी वॉल्यूम जो है क्या बोल रहा हूँ, इसका एरिया A1 है, और यहाँ पे पार्टिकल घुस रहा है V1 से। यहाँ का जो एरिया है वो A2 है, और पार्टिकल बाहर निकल रहा है V2 से। यहाँ का जो एरिया है वो A3 है, और पार्टिकल निकल रहा है V3 से। क्लियर है बात? तो सर इसमें कैसे लगाएंगे, है ना, तो सर इसमें कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। आपसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे भी होल्ड होगी। भाई जितना पानी यहाँ से अंदर जाएगा उतना पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। पानी कितना अंदर जा रहा है, A इंटू V, तो कितना बाहर निकल रहा है, A2 V2 प्लस A3 V3। तो आप यहाँ से लिखोगे रेट ऑफ, क्या लिखना था, हाँ, फ्लो इनलेट, यही तो है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये बराबर होगा रेट ऑफ फ्लो आउटलेट के बराबर, है ना। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो आउटलेट के बराबर। तो कितना पानी अंदर जा रहा है, A1 V1, और कितना बाहर आ रहा है, A2 V2 प्लस A3 V3। तो ये आपका होल्ड करता है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल लेके आपसे सवाल पूछ सकता है, तो वेरिएबल हम ले नहीं रहे और सवाल आपको करा नहीं रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या ही पढ़ा के अभी सवाल करा लेंगे, है ना। तो हम आगे बात करने वाले हैं बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में। सॉरी, बर्नौली थ्योरम होता है, प्रिंसिपल नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा। रीज़न बीइंग कि हम उसमें काफ़ी ढेर सारी मतलब एजम्पशंस लेते हैं, इसलिए वो एक थ्योरम है, लॉ वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं। कितना देर का हुआ है वीडियो? ओ भैया माफ़ करिएगा, क्योंकि आपका जो बर्नौली थ्योरम है वो थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है ना, तो हम उसको एक अलग वीडियो में डालने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।